Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we will discuss the solutions of NTA NEET based practice test number 50 chemistry solutions. This test was released today morning. So let's come to the paper. The first question that we have in front of us is the molality of 15% by mass solution of H2SO4. So here we have to find the molality and we are given the percentage by mass. In such questions we have to assume something about the amount of solution, then only we can proceed. The simplest assumption that we can take is to assume 100 grams of solution. ऐसा करने पर हमें 15 grams H2SO4 के सॉल्यूट के मिल जाएंगे और 85 grams सॉल्वेंट के हो जाएंगे. सॉल्वेंट कौन है इसकी आइडेंटिटी भी यहाँ पर उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है. उसके बाद अपन को मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करना चाहिए. मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स तक पहुंचने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास से डिवाइड करें 98 से और मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम्स में रिप्रेजेंट करें 0.085 किलोग्राम्स. अब एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन में आप 98 को अगर 100 मान लें, देखिए ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं. इस वजह से अगर हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है. 0.15 किलोग्राम्स और आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये 15/8.5 मोलल आ रही है. 5 से कैंसिल करें तो 3/1.7 और 3/1.7 आपको अंदाज़ा लग रहा है ये नंबर डेफिनेटली 2 से छोटा है. 2 के आसपास है पर 2 से छोटा है. अगर ये 1.5 होता नीचे तो ये 2 ही हो जाता. तो 2 से छोटा है लेकिन 2 के आसपास है. ऐसा देखकर भी अपन इजीली ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. इसका आंसर है डी ऑप्शन. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के डिसीजंस अपन को लेने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ट्रांसफॉर्मेशन द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप अबाउट द अंडरलाइंड एटम टेक्स प्लेस. तो फर्स्ट वाले केस में अगर ये CH3 कार्बन आयन और कार्बोकेटायन में स्प्लिट होता है तो ये जो अपन को कार्बन आयन वाला कार्बन अंडरलाइन करके दिया गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता. ये अभी भी sp3 हाइब्रिड है और पहले भी sp3 हाइब्रिड था. ठीक है. एक्चुअली बी वाले ऑप्शन में जिस एटम को अपन को अंडरलाइन करना चाहिए वो बोरॉन है. अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर अंडरलाइन एटम शुड बी बोरॉन. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डीमेरिट है. हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है वो बोरॉन के अराउंड चेंज हुआ है. BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उसके अबाउट शेप ट्राइगोनल प्लेनर है. और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया तब बोरॉन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ गए और ऐसे सिचुएशन में फिर बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और उसके बाद ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल. तो दोनों ही चीज़ों में बदलाव आया, शेप में भी और हाइब्रिडाइजेशन में भी. तो एक्चुअली बोरॉन को अंडरलाइन होना चाहिए था. बाकी केसेस भी अपन इजीली जज कर सकते हैं. इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है. ऑल्दो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, डिमेरिट है. थर्ड क्वेश्चन में अपन को बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है. बाइंडिंग एनर्जी इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अपन को दे रखी है लोएस्ट ऑर्बिट की. लोएस्ट ऑर्बिट मतलब n = 1. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट. इसका मतलब फर्स्ट क्वांटम स्टेट की एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और उसके बाद सेकेंड क्वांटम स्टेट की एनर्जी E1 को 2² से डिवाइड करने पर और थर्ड क्वांटम स्टेट की एनर्जी E1 को 3² से डिवाइड करने पर मिलेगी. एक्चुअली ये नंबर्स अपन को थोड़ा थोड़ा याद भी रख लेने चाहिए. ये काफ़ी कॉमनली हमारे काम आते हैं. इस वजह से हम ये नंबर्स मेमोराइज भी कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके बाद अगर अपन को मैग्नीट्यूड मार्क करना है तो अपन इजीली मार्क कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड होगा फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग. आगे बढ़ते हैं. अ सैंपल ऑफ मिल्क splits after 60 minutes
at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin. When the population of Lactobacillus acidophilus in it doubles. मिल्क को स्प्लिट होने के लिए, मतलब कर्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस होने के लिए 60 मिनट्स लगते हैं 300 केल्विन पर और 40 मिनट्स लगते हैं 400 केल्विन पर। तो यहाँ पर अपन को ये समझना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम टेकन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। के जो है वो टाइम टेकन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। के बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और अगर के बढ़ेगा तो टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे काम आएगी वो है 2-point फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। K जो है वो टाइम टेकन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको T2 मानूँ और 300 केल्विन को T1 मानूँ तो अपन को ये जो टाइम है, ये T1 टेम्परेचर पर लगने वाला टाइम है, ये टाइम एक्चुअली ऊपर आएगा K के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी के कारण, और K2 अगर ऊपर है तो K2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो नीचे आएगा इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी के चलते। EA/R, T1 अपन ने लोअर टेम्परेचर को माना है और T2 हायर टेम्परेचर को। बस यहाँ से सॉल्व करें। ये एक्चुअली ln है, ln 3/2 EA/R 100 कॉमन ले लें और अंदर वाली वैल्यू आ जाएगी 1/12। आप इवैल्यूएट करके देखिएगा। और उसके बाद आपको ln 2/3 की वैल्यू दे रखी है, ln 2/3 is 0.4, ln 2/3 0.4 है, तो ये -0.4 हो जाएगा। ln 3/2 would be -0.4. 2/3 to the power -1 is 3/2. राइट, और R की वैल्यू 8.3, यहाँ से हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ln 2/3। फिर से इस क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है। 2/3 की वैल्यू, ln 2/3 की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, क्योंकि 1 से छोटे नंबर का लॉग नेगेटिव होता है अगर x 1 से छोटा हो तो। फिर से इसमें डिमेरिट है। आई थिंक ये ln 3/2 की वैल्यू होगी जिसको अपन को यूज़ करना होगा। 0.4 इंटू 8.3 इंटू 1.2 किलो जूल्स, तो यही अपन को डायरेक्टली यूज़ करनी होगी। और इसको अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो ये 3.98 आ जाएगा, जो कि गिवन आंसर भी है किलो जूल्स में। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी गलती है, ln 2/3 की जगह ये 3/2 होना चाहिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस है, उसके लिए चेंज ऑफ स्टेट होता है। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। डेल्टा U दे रखा है, डेल्टा H फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में अपन को एकदम बेसिक्स से जाना चाहिए। H होता है U + PV, डेल्टा H फाइंड करना है, दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई किया, डेल्टा U + डेल्टा PV। क्योंकि नॉन आइडियल गैस है तो भी बेसिक डेफिनेशन तो चेंज होने वाली नहीं है। और डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है 30 लीटर एटमॉस्फेयर। डेल्टा PV का मतलब क्या हो गया, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। E फाइनल V फाइनल, आप वैल्यूज़ देखेंगे तो 4 × 5 है, P इनिशियल V इनिशियल 2 × 3 है, तो ये 20 - 6 14 हो गया। 14 इसमें ऐड करेंगे तो 44 लीटर एटमॉस्फेयर। ये डेल्टा H की वैल्यू आ रही है। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर आप बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग नहीं है
तो इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं, एकदम बेसिक से प्रोसीड करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बाइनरी सॉलिड AB है जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एनायन FCC लैटिस फॉर्म करता है और कैटायंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में रहते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि जो A+ है वो 25% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है और B- आयंस लैटिस फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब 4 B- आयंस पर यूनिट सेल। इसमें थोड़ा चार्ज बैलेंसिंग की गड़बड़ हो रही है, बट स्टिल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हम करेंगे। 4 B- आयंस अगर हैं तो देयर वुड बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर डबल होता है और इसमें से 1/4 ऑक्यूपाइड हैं, 20% ऑक्यूपाइड हैं। तो नंबर ऑफ A+ आयंस पर यूनिट सेल हो जाएगा 1/4 ऑफ 8 विच इज़ 2। तो 2 A+ आयंस पर यूनिट सेल, 8 B- आयंस पर यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या बन रहा है? A2B4। कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा AB2। सो दिस वाज अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आपको स्ट्रक्चर का आइडिया है तो। 7th क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बनाना है। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो लगे होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। तो ये जो सेकेंड वाला कंपाउंड है इसमें तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर लगा हुआ है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। सेकेंड वाला जो है वो लीस्ट एसिडिक है और थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन फोर्थ वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, जहाँ से उसका रेजोनेंस इफेक्ट भी इस OH वाले ग्रुप तक पहुँचेगा और OH वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ध्यान रहे मेटा पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट तो पहुँचेगा लेकिन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पहुँच पाएगा। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट NO2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि फोर्थ वाले कंपाउंड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बनाएगा। फोर्थ कंपाउंड इज़ द मोस्ट एसिडिक। तो आपको मोस्ट एसिडिक और लीस्ट एसिडिक पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। वही अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो अपना आंसर इजीली मार्क हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 1 liter of CO2 is heated with graphite, volume of the gases collected is 1.5 liters. Calculate the number of moles of carbon monoxide produced at STP. तो यहाँ पर अपन को लीटर्स को यूज़ करते हुए स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करनी है। ग्रेफाइट मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन, उसके साथ CO2 का रिडक्शन किया तो रिएक्शन बनी, रिएक्शन में प्रोडक्ट बना 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये अपने पास 1 लीटर है शुरू में, ठीक है। अपन ये नहीं मान सकते कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हुई है। अगर 100% कंप्लीट होती तो उसके 1 लीटर से CO 2 लीटर बन जाता। मान लो CO2 x लीटर कंज्यूम हुआ है तो CO 2x लीटर बन जाएगा। यहाँ पर लीटर्स को लेकर ही स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करनी है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मोल्स के प्रोपोर्शनल मान के लीटर्स के टर्म्स में ही स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों गैसेस के वॉल्यूम्स हो गए। इन दोनों को अगर अपन ऐड करें तो ये वैल्यू 1 + x आ रही है, टोटल वॉल्यूम, एंड दैट टोटल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 1.5 लीटर्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.5 लीटर्स। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर CO2 का वॉल्यूम 0.5 लीटर है और CO का वॉल्यूम 1 लीटर है 2x के अकॉर्डिंग। अब आपसे पूछा है कि मोल्स ऑफ CO2 कितने प्रोड्यूस होंगे STP पर। अब ध्यान रहे 22.4 लीटर्स 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है एट STP। तो 1 लीटर कितने मोल्स के इक्विवेलेंट होगा? 1/22.4 मोल्स के इक्विवेलेंट होगा STP पर, एट STP। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/22.4। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पर अपन को स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए, कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए। साइनाइड आयन और कार्बोनिल
ग्रुप जो हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और इनके प्रेजेंस में ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये डायामैग्नेटिक बनते हैं. बोथ आर डायामैग्नेटिक. बोथ हैव μs इज इक्वल टू 0. नॉट करेक्ट. तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है. सिमिलरली इनका शेप डिफरेंट है. प्लैटिनम जो है वो हमेशा इनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसका शेप स्क्वायर प्लेनर है. और क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है, तो टेट्रा क्लोरो निकलेट आयन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है, तो शेप डिफरेंट हो गया. सिमिलरली ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में मैं फैक्चुअली पता होना चाहिए कि इसमें NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सल्फेट का चार्ज -2 है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना ही पड़ेगा चार्ज बैलेंसिंग के लिए. ठीक है ना. ये 3 स्टेटमेंट्स सही हैं. ये थर्ड वाला स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है. ऑक्सिलेट आयन C2O4 की प्रेजेंस में CO3+ जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है. उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं अभी, जिनकी हो जाती है पेयरिंग. और इस पेयरिंग के बाद 3D के भी 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं. तो यहाँ पर जो कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है, ना कि sp3d2. तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है. इसमें आपको चारों पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है. 8th question, an aqueous solution containing 1 molar of each of these cations is being electrolyzed using inert electrodes. The value of standard potentials दिए हुए हैं. वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो कौन से सीक्वेंस में मेटल्स डिपॉजिट होंगे. तो जिस मेटल आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले डिपॉजिट होगा, वो है गोल्ड. उसके बाद सिल्वर आयंस का नंबर आ रहा है, उसके बाद कॉपर आयंस. इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स के ऑर्डर हैं. Au3+ में सबसे ज़्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी है, तो वो सबसे पहले रिड्यूस होंगे और कॉपर आयंस बाद में रिड्यूस होंगे. Li+ के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ही कम है. इनफैक्ट Li+ के रिडक्शन से तो वाटर का रिडक्शन ईजियर है. वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो Li+ आयंस रिड्यूस नहीं होंगे. गोल्ड के बाद सिल्वर के बाद कॉपर डिपॉजिट होगा, लेकिन उसके बाद फिर वाटर का रिडक्शन हो सकता है अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो. लिथियम का डिपॉजिशन इतना आसान नहीं है. लिथियम आयंस हैव literally no tendency to get reduced. Third option is the correct answer. 11th question, cyanide और N2 isoelectronic हैं, but cyanide chemically inert नहीं है, N2 chemically inert है. इसका क्या रीज़न हो सकता है? डेफिनेटली इसका रीज़न लो बॉन्ड एनर्जी तो नहीं है. अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी N2 में नहीं है. प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा भी नहीं है. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं. बॉन्ड पोलैरिटी का ना होना N2 को लेस रिएक्टिव बना रहा है. साइनाइड में बॉन्ड पोलैरिटी है और इस वजह से वो दूसरे चार्ज स्पीशीज़ के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है. which of the following types of forces bind together the carbon atoms in diamond? कार्बन एटम्स डायमंड के अंदर कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक ह्यूज नेटवर्क है. ठीक है ना. हर कार्बन के एटम के अराउंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है. कार्बन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड हैं. डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड. ये बात हमें पता होनी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज predominantly SN2 reaction with aqueous NaOH in a polar aprotic solvent? SN2 रिएक्शन करने की टेंडेंसी किसमें सबसे ज़्यादा है? अब अगर आप चारों ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट का ही फ़र्क आ रहा है, और ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन पर, इस फंक्शनल कार्बन पर जिससे ब्रोमीन लगा हुआ है उस पर इफ़ेक्ट डालता है. जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस CH2 ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा.
और अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा तो इस न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. सो NO2 विल मेक द कार्बन अटैच विद हैलोजन मोर electropositive. So B is the correct answer. Total charge required for the oxidation of 2 moles of Mn3O4 into MnO4 2- in the presence of alkaline medium is. तो यहाँ पर अपन को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हाफ रिएक्शन लिखते हैं. Mn3O4 MnO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है. सबसे पहले तो मैंगनीज एटम्स का नंबर दोनों तरफ इक्वल कर दें. आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 मैग्नीशियम एटम्स पर टोटल +8 चार्ज होगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम्स पर -8 चार्ज है. और यहाँ पर एक मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा. आप फाइंड करके देख लीजिएगा. तो 3 मैग्नीशियम एटम्स दिख रहे हैं, तो इनमें टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +18 हो गया, हाइपोथेटिकल चार्ज. तो यहाँ पर इन 3 मैग्नीशियम एटम्स का मैंगनीज एटम्स का टोटल चार्ज +8 है और यहाँ पर +18 है. +8 से +18 जाने पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है. सो 1 मोल ऑफ Mn3O4 इज लूजिंग 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन में आपको 2 मोल ऑफ Mn3O4 के बारे में पूछा गया है. 2 मोल्स ऑफ Mn3O4 would lose 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, तो 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 20 फैराडे. एक बार रिएक्शन लिख ली हिम्मत करके, तब तो इजी क्वेश्चन है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन हीटेड अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोजेज एज फॉलोज. इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, तो आप देखिए CO2 जितना बनेगा NH3 उसका डबल बनेगा. अगर CO2 x एटमॉस्फेयर बन रहा है तो NH3 2x एटमॉस्फेयर बनेगा. और इन दोनों का प्रेशर मिलाकर टोटल प्रेशर है जिसकी वैल्यू 0.318 आनी चाहिए. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.106 एटमॉस्फेयर. अब यहाँ से अपन Kp फाइंड करने की कोशिश करें. 0.106 एटमॉस्फेयर तो CO2 का प्रेशर है, और इसका डबल किया तो 0.212 एटमॉस्फेयर NH3 का प्रेशर हो गया, जिसका अपन को करना पड़ेगा स्क्वायर. कुल मिलाकर अपन को ये दिख रहा है कि यहाँ पर 10 की पावर -3 के ऑर्डर में आंसर आने वाला है. ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार पूरी कैलकुलेशन करें. कई बार ऑप्शंस देखकर भी हमें जज करना आना चाहिए. तो इसमें डेफिनेटली आंसर 4.76 × 10⁻³ आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. Which of the following species will impart color to an aqueous solution? कलर वो आयंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों. यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना पड़ेगा और आप पाएंगे कि इन तीनों आयंस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है. जबकि Cr3+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली प्रेजेंट हैं. 17th question. The reaction of S2-bromobutane with OH- to produce R-butane 2-ol will be. अब यहाँ पर आप देखिए कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हुई है. एक स्टीरियो आइसोमर लेकर चले और एक ही स्टीरियो आइसोमर मिला है अपन को पर्टिकुलरली. इसका मतलब ये डेफिनेटली SN2 रिएक्शन हुई है. SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है और SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है. इसमें जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर होती है और ओवरऑल ऑर्डर सेकंड होता है. ठीक है. कैलकुलेट द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर पाएंगे. इसमें कुछ भी नहीं है. Kb दे रखा है और मोलैलिटी दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा. 19th क्वेश्चन. रिलेशन बिटवीन x एंड y. आप देख सकते हैं कि ये आइसोमर्स हैं. एक कंपाउंड में आप देखेंगे कि 4 कार्बन की चेन है. नंबरिंग अगर की जाए तो इस तरह से नंबरिंग होगी.
और दूसरे वाले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग चेन लेनी पड़ेगी। ऐसा करने पर 3 कार्बन एटम्स की चेन बनेगी। तो अगर चेन लेंथ में ही फ़र्क हो तब हम बोलेंगे कि आइसोमर्स कैसे हैं, चेन आइसोमर्स। Which of the following compounds HCHO, CH3, CH2, CHO, formaldehyde, propanol, acetone and ethyl formate will give a secondary alcohol on reaction with excess of Grignard reagent, followed by hydrolysis. तो ये तो आपको पता होगा कि फॉर्मल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा RMGX एंड हाइड्रोलिसिस तो 1 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। एक R ग्रुप ज़रूर लग जाएगा, RCH2OH, फाइनली ये बनने वाला है। हाँ, अगर दूसरे एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो फिर ज़रूर एक 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल। एसीटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड H3O+। और जो अपन को इथाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 इक्विवेलेंट्स के साथ रिएक्ट करेगा। फिर अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे। इस केस में भी अपन को 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। 2 बार अल्काइल ग्रुप्स इस फंक्शनल कार्बन पर अटैच होंगे एंड वी विल गेट 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर सेकंड और फोर्थ केस में मिलने वाला है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Solubility of calcium phosphate in water is W grams per 100 ml at 25 degrees Celsius. Its solubility product at 25 degrees Celsius will be approximately. तो सबसे पहले तो कैल्शियम फॉस्फेट का अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसके डिसोल्यूशन से बनेंगे 3 कैल्शियम आयंस और 2 फॉस्फेट आयंस फ्रॉम ईच फॉर्मूला यूनिट, राइट। अब आपको इसकी सॉल्युबिलिटी W ग्राम्स पर 100 ml दे रखी है, इसका मोलर मास M दे रखा है। तो सॉल्युबिलिटी हो गई W/M करने पर मोल्स मिलेंगे और नीचे अपन को लीटर्स रखने पड़ेंगे। सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर में अपन एक्सप्रेस करेंगे, तो ये 10 टाइम्स W/M हो गई सॉल्युबिलिटी। पर ध्यान रहे कैल्शियम आयंस जो बनेंगे वो 3 टाइम्स S बनेंगे और फॉस्फेट आयंस 2 टाइम्स S कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ से अगर अपन KSP इवेल्युएट करें तो वो 3 टाइम्स S का क्यूब इंटू 2 टाइम्स S का स्क्वायर आ रहा है। 3 का स्क्वायर 27, 2 का स्क्वायर 4, S टू द पावर 5 आ रही है, मतलब W/M इंटू 10 होल टू द पावर 5। ये 108 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू W/M टू द पावर 5 आ रहा है। 108 को अगर अपन अप्रॉक्सीमेटली 100 ही लिख लें सिर्फ ऑर्डर मैच कराने के लिए, तो ये वैल्यू 10 टू द पावर 7 W/M होल रेज टू द पावर 5 आ रही है, विच मैचेस विद द सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक। ये स्टेटमेंट तो सही है। लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन अकर्स एट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, ये स्टेटमेंट सही है। वैन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल, ये स्टेटमेंट भी सही है। वैन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन में फिज़िकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
बोथ A and B आर एक्सोथर्मिक। लैंगमुयर एड्जॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक होता है और वैन डर वाल्स एड्जॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक होता है, दोनों में हीट रिलीज होती है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So in fact, all three statements are correct. Hence, we will have to mark the option D. All are correct. Moving on to the next question. Next question में basically कपलिंग रिएक्शन होनी है। पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, साफ तौर पर दिख रहा है डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा इस रिएक्शन में। जो V है वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। और फिर ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये इस वाले कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब ये जो OH ग्रुप है ये अपने ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट कर रहा है, राइट। तो पैरा पोजिशन तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक्ड दिख रही है, तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो ऑर्थो पोजिशन पर ही हो सकता है। ऐसा ऑप्शन अगर अपन सिलेक्ट करें जिसमें ऑर्थो पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ हो तो वो अपन को फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है, ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन आयरन रॉड्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है और उसमें जिंक जो कि एक ज़्यादा एक्टिव मेटल है उसकी लेयर डिपॉजिट की जाती है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए अपने को। व्हेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रिएक्ट्स विद HiO4 द प्रोडक्ट्स आर। तो ये क्लीवेज कम ऑक्सीडेशन होता है। HiO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ जो ऑक्सीडेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं एसीटोन के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पोजिशंस पर, और जब इसकी रिएक्शन होगी HiO4 के साथ तो इफ़ेक्टिवली होता कुछ ऐसा है कि जिस कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, अगर ऐसे कार्बन्स एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी ग्रुप पोजेस करने वाले कार्बन्स विसिनल पोजीशंस पर हैं, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इसकी जगह कार्बन OH बॉन्ड्स बन जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक करके अपन को OH बॉन्ड बना देना है। फिर अपन जानते हैं कि जब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप्स आ जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएंगे तो वाटर का लॉस होगा। तो जब वाटर का लॉस होगा तो यहाँ से आप देखोगे कि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, HCHO। यहाँ से वाटर का लॉस होने पर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ से वाटर का लॉस अगर कराया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O का लॉस इस वाले मॉलिक्यूल से हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इन मॉलिक्यूल से H2O का लॉस हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। सो दीज वुड बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 26th क्वेश्चन अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 8th क्लास की NCERT टेक्स्ट बुक में भी यही डायग्राम बना हुआ है। हॉटेस्ट रीजन ऑफ बंसन फ्लेम is actually in region 2. So this is something that you have to remember. If you don't remember, then you cannot answer it correctly. Moving on, 27th question, select the incorrect order. तो यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं अगर अपन कोई भी रैंडम ऑप्शन सेलेक्ट करें जैसे D वाला, तो इसमें सल्फाइड आयन का साइज़ क्लोराइड से बड़ा है, क्लोराइड का K+ से बड़ा है, K+ का Ca2+ से बड़ा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में साइज़ छोटा होता जाता है, तो ये तो सही है। आयनाइजेशन एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज़ होती है। हाँ, फॉस्फोरस के हाफ फिल्ड सबशेल के कारण उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र से ज़्यादा है, ये ऑर्डर भी सही है, ठीक है। और जहाँ तक बी ऑप्शन का सवाल है, सल्फ़र से सेलेनियम से टेल्यूरियम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली कम है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। और जहाँ तक तो ये वाला ऑर्डर भी करेक्ट है। जहाँ तक एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्राइड्स के लिए डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होता है। जैसे अपन अगर
ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम के हाइड्राइड्स की भी बात करें तो H2O के रिस्पेक्ट में H2S स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2S के रिस्पेक्ट में H2S ही स्ट्रॉन्गर एसिड है। सिमिलरली यहाँ पर भी डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। ये ऑर्डर गलत दे रखा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है, इसीलिए यही आंसर मार्क होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेमिंग चेक की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप है और ये एक एसिड क्लोराइड ग्रुप है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है। तो IUPAC नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टर्स की प्रायोरिटी एसिड क्लोराइड से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है और एसिड क्लोराइड यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जबकि एस्टर यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। बस उसके बाद नाम देख लीजिए, इथाइल फ्रंट में आएगा और ये पूरा का पूरा कहलाएगा बेंजोएट, और जो बेंजोएट है उसमें सेकंड कार्बन पर ये क्लोरोकार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरोकार्बोनिल ग्रुप। इथाइल 2 बेंजोएट इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट, दैट वुड बी द करेक्ट IUPAC नेम। पहले इथाइल लिखेंगे एस्टर की नेमिंग में, बाद में इस मेन ग्रुप पर आएंगे जिस पर ये क्लोरोकार्बोनिल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं रहेगा इसको एग्ज़ाम सिचुएशन में, टेस्ट के सिचुएशन में सही करना। कई बार प्रायोरिटी ऑर्डर में भी कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। 29th question, which one of these is not an acid salt? Basically the language should have been acidic salt. इनमें से कौन सा salt acidic नहीं है, इनमें से किसमें acidic character present नहीं है। तो अगर अपन फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें जिसमें anion है H2PO2-, ध्यान से समझिए, Na+ तो pH न्यूट्रल आयन है और ये जो H2PO2- है ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका कॉन्जुगेट बेस है? ये कॉन्जुगेट बेस है H3PO2 का। H3PO2 मतलब हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक मोनोप्रोटिक एसिड है। क्योंकि ये मोनोप्रोटिक एसिड है मतलब एक ही H+ लूज़ कर सकता है। एक ही H+ लूज़ करने पर ये जो बना है H2PO2-, ये फर्दर H+ लूज़ नहीं कर सकता। H2PO2- कांट लूज़ H+ आयन। इसका मतलब ये एसिड नहीं है, डजंट हैव एसिडिक कैरेक्टर। H2PO2- कोई एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ नहीं है, इट इज़ ओनली अ बेस, इट डजंट हैव एसिडिक नेचर। जबकि ये जो H2PO3- है, H2PO3- कैन फर्दर लूज H+ आयन टू फॉर्म HPO3-, क्योंकि H3PO3 अपने आप में एक डायप्रोटिक एसिड होता है। सिमिलरली जो H2PO4- है ये भी फर्दर H+ लूज कर सकता है, HPO4-, बना सकता है। सेम फॉर दिस एनायन ऑल्सो। इन सब में H+ लूज़ करने की टेंडेंसी है, एबिलिटी है, बट H2PO2- में H+ लूज़ करने की एबिलिटी नहीं है, ये एसिडिक कैरेक्टर पोजेस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गैस इज़ लेस देन यूनिटी एट STP। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से छोटा है, मतलब Vm/Vm आइडियल 1 से स्मॉलर है, और STP कंडीशंस में एट STP कंडीशंस Vm आइडियल हो जाता है 22.4 लीटर्स। इसका मतलब रियल गैस जो है वो 22.4 लीटर्स से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 31st क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये एसिड बेस पेयर्स आइडेंटिफाई करने पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अपन रिएक्शन को ध्यान से देखें तो अपन पाएंगे कि ये जो P है ये H+ लूज़ कर रहा है,
यहाँ से H2O से एक H+ निकल रहा है, तभी तो ये OH बन रहा है, और इसका चार्ज भी +3 से घट के +2 रह जाता है। इसका मतलब AlH2O6 3+ इज़ लूजिंग अ प्रोटॉन। एक लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन में एक एसिड लेफ्ट हैंड साइड में होता है और एक एसिड राइट हैंड साइड में होता है। अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर HCO3- एक बेस है तो H2CO3 इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स अगर इसमें आइडेंटिफाई किया जाए तो P and S both are Bronsted acids. A pretty simple question, should be done by you. The intermediate product form of the following synthesis is. तो इसमें पहले स्टेप में क्लोरीनेशन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। सिंथेसिस में आगे बढ़ते हैं। पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, जो अपन यहाँ से Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो सल्फोनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन यहाँ पर मेजरली पैरा पोजीशन पर होगा। उसके बाद ये जो फ्यूमिंग HNO3 है, इसके साथ रिएक्शन कराने पर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब जिन पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशंस हैं। यहाँ नाइट्रो ग्रुप्स लग जाएंगे। यही है अपना प्रोडक्ट X। उसके बाद में हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें अपन H2SO4 ग्रुप को बेसिकली हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। उसमें अपन ने अमोनिया के साथ Cu2O लिया, H2SO4 डाइल्यूट लिया और हीट किया। ऐसा करने पर ये जो प्रोसेस है सल्फोनेशन की, ये रिवर्सिबल है और H2SO4 ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है एंड वी गेट 2,6-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। In fact, this NH3 substitutes this chlorine and becomes NH2. So we get 2,6-dinitroaniline. यहाँ पर हम क्लोरीन को सब्सटीट्यूट भी करवा रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप्स की प्रेजेंस में यहाँ पर एसिड रिएक्शन हो सकती है। NH3 यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं यहाँ पर। तो अपन आइडेंटिफाई करने चले थे X आइडेंटिफाई करने चले थे X, ये कंपाउंड है। इसको अगर ऑप्शंस में अपन देखेंगे तो वो B ऑप्शन में अपन को दिखाई देगा। 33rd क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर। अगेन इसमें आपको चारों ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा। इतना आसान नहीं है हर चीज़ को जज कर पाना, बट इसमें जो B वाला ऑप्शन है उसमें ऑर्डर इनकरेक्ट है। नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्राइड्स का वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होता है। हाँ, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद HI का नंबर लगता है, फिर HBr और फिर HCl। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में चारों ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हैं। अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड एंगल के बारे में। नीचे जब अपन जाते हैं तो सेलेनियम, सल्फ़र, सेलेनियम और टेल्यूरियम में हाइब्रिडाइजेशन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 के क्लोज आने लगता है, जबकि H2 में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के क्लोज है, 104.5 डिग्रीज। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर सोचनी पड़ेंगी। इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है आपके लिए। 34th क्वेश्चन, फेयरली सिंपल क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। तो पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। जब भी पार्टिकल्स अट्रैक्शन के अलॉन्ग पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। इसमें भी पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज़ होती है। इस सेकंड वाले ऑप्शन में हम नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं,
लाइक चार्जेस को ऐड करोगे तो डेफिनेटली एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ध्यान रहे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। वैसे भी F- जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसमें बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है। राइट। 35th क्वेश्चन फेयरली रेगुलर क्वेश्चन है। ये एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में पहले एसिटाइलेशन हो जाएगा NH2 ग्रुप पर। ठीक है ना। इस एसिटाइलेशन के बाद ये बन रहा है P। उसके बाद अपन ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं कर रहे? पहले करते तो फिर ये ब्रोमीन ग्रुप और सारे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर लग जाता। ठीक है। अभी अपन ने NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अभी ब्रोमीन ग्रुप पैरा पोजिशन पर लगेगा। ये है कंपाउंड Q। और फिर जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो ये एसिटाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और एसिटाइल ग्रुप के रिमूव होने के बाद बस ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास बचेगा, विच यू कैन सी इन ऑप्शन C। 36th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड है, आपको फैक्ट्स पता होंगे तभी आप कर सकते हैं। 37th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अगेन पॉलीमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको फैक्ट्स पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेचुरल रबर में एक्चुअली सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है हर डबल बॉन्ड पर, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 38th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एसिड सल्फर एटम्स इन कैरोज एंड मार्शल्स एसिड। क्वेश्चन आसान है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैरोज एसिड क्या है और मार्शल्स एसिड क्या है। कैरोज एसिड होता है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं कैरोज एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल में अगर एक OH की जगह OOH लगा दिया जाए, परऑक्सी लिंकेज लगा दिया जाए तो ये हो जाता है कैरोज एसिड H2SO5। लेकिन इसमें आप देखिए कि सल्फ़र एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है, तो सारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन को ही असाइन करने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते समय। ऐसी स्थिति में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। जहाँ तक मार्शल्स एसिड का सवाल है, मार्शल्स एसिड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें एक परऑक्सी लिंकेज है बीच में। इसके बाद भी सल्फ़र के अराउंड तो ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, इस वजह से सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में +6 ही होगा, +6। मार्शल्स एसिड एंड कैरोज एसिड दोनों में ही सल्फ़र एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज़। अगेन इसमें कैल्गन्स प्रोसेस यूज़ होती है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन चैप्टर में आपको मिलेगा 11th की NCERT टेक्स्ट बुक में। 41st क्वेश्चन भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। 42nd question, if the freezing point of a 0.01 molar aqueous solution of cobalt-3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is minus 0.0558 degrees Celsius, the number of chlorides in the coordination sphere of the complex is। कितने क्लोराइड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है ये अपन को बताना है। चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए अपन को एक्चुअली वैन हॉफ फैक्टर फाइंड करना होगा। ये बात भी आप समझ लीजिए कि कोबाल्ट 3+ का चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस तो प्रेजेंट होंगे ही, ठीक है ना, और 6 अमोनिया प्रेजेंट होंगे
6 अमोनिया प्रेजेंट हो सकते हैं अगर 3 के 3 क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हों। तो अगर एक क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो फिर यहाँ पर 5 अमोनिया प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। 2 क्लोराइड आयंस अंदर होंगे तो 4 अमोनिया प्रेजेंट होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। अमोनिया वैसे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है ना। अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं होगा, अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होगा और इसका नंबर 6, 5 या 4 हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द वैन हॉफ फैक्टर। डेल्टा TF इज इक्वल टू I टाइम्स KF टाइम्स मोलैलिटी। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.058 0.0558 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। KF की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी 0.01। यहाँ से अगर आप वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। 3 का मतलब 3 ions are produced from each formula unit. 3 ions are produced from each formula unit. और इसमें से डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 2 क्लोराइड आयंस होंगे। कॉमन सेंस से हम जज कर सकते हैं कि जो 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे उनमें से एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 2 क्लोराइड आयंस होंगे। इसका मतलब 2 क्लोराइड आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं। 1 क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 1 क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा क्वेश्चन है पर हमसे हो जाना चाहिए। 40th क्वेश्चन, इथाइलअमीन इज हीटेड विद सीजियम डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। तो ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। इथाइलअमीन इज CH3 CH2 NH2। इसकी रिएक्शंस कार्बन डाइसल्फाइड से HgCl2 की प्रेजेंस में कराई जा रही है। ऐसा होने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है और इथाइल थायोसाइनेट कंपाउंड बनता है। इस ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप। दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट। इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी इवॉल्व होती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, दिस इज अगेन chemistry in everyday life and this has to be remembered, nothing much to be discussed over here, right? 44th question, under what conditions of temperature and pressure the formation of atomic hydrogen बनाना है molecular hydrogen से सबसे ज़्यादा फेवर्ड कब होगी? यहाँ पर एक्चुअली हमें ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल के बारे में सोचना होगा। H2 गैस से अपन 2H गैस बना रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर्स। एंडोथर्मिक प्रोसेस आर मोर फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर्स। मोरोवर यहाँ पर नंबर ऑफ गैशियस स्पीशीज़ प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा हैं। इसका मतलब अगर प्रेशर घटा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ाने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी। तो हाई टेम्परेचर्स एंड लो प्रेशर्स पर ये रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन को ज़्यादा फेवर करेगी। लो प्रेशर्स पर प्रेशर बढ़ाने के लिए रिएक्शन की टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की। तो ये ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है।
ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए। 45th क्वेश्चन, पर आयोडिक एसिड स्प्लिट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज। अब यहाँ पर फिर से वही पैरायोडिक एसिड वाली क्लीवेज कम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें देखनी है। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं, मैं उसका फिशर प्रोजेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, बस जस्ट एक ल्यूइस स्ट्रक्चर की तरह, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरह उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है चेन के एंड पर, बाकी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज़ हाउ ग्लूकोज लुक्स लाइक। उसके बाद जब अपन HiO4 पैरायोडिक एसिड से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो जितने भी विसिनल OH ग्रुप्स वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सब टूट जाएंगे और इन सब की जगह OH बॉन्ड्स बन जाएंगे। OH CH दोनों तरफ से OH इस तरह से बनते रहेंगे। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें यहाँ पर और इन 4 कार्बन पे सिचुएशन एक जैसी है, इस तरह के 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और ये जो एंड वाला कार्बन है एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला, वहाँ पर एक OH ग्रुप लगेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स हैं, 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होने पर एक ही कार्बन पर वाटर का लॉस होगा और यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन रहा है, ये फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बन गया और यहाँ से भी आप देखेंगे फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ से टोटल 5 फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के क्लीवेज कम ऑक्सीडेशन से पर मॉलिक्यूल 5 फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। जबकि अगर अपन फ्रक्टोज को देखें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो उसमें एक कीटो ग्रुप है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर कीटो ग्रुप है। फिर से वही क्लीवेज कम ऑक्सीडेशन, बॉन्ड मल्टीपल लोकेशन से ब्रेक होगा। आप देखेंगे कि इस पोजीशन से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से अपन को बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं जैसे पिछले केस में मिल रहे थे फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स। इन 3 लोकेशन से अपन को फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। और ये जो पोजीशन है यहाँ पर दोनों तरफ OH आएगा और फिर वाटर का लॉस होगा तो अल्टीमेटली CO2 + H2O बन जाएगा इस वाली लोकेशन से। और यहाँ से अपन को, यहाँ से और यहाँ से, ये 2 एंड वाली पोजीशन से अपन को फॉर्मल्डिहाइड मिलने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे और फिर वाटर का लॉस हो जाएगा। तो जब वाटर का लॉस होगा तो यहाँ से अपन को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे। अपन से फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। इनसे जो फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनका रेशियो है 5:3। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टेस्ट पेपर में 2 क्वेश्चंस में HiO4 से ऑक्सीडेशन करवाया गया है। कुल मिलाकर ये एक अच्छा टेस्ट पेपर है और रिसेंट जो नीट के पेपर्स आते रहे हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स में जो नीट के टेस्ट पेपर्स आए हैं उनसे 1 लेवल अपवर्ड्स ही है। तो इसमें अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है तो डिसहार्टन ना होइए, लेकिन जो क्वेश्चंस अपन से हो सकते थे वो डेफिनेटली अपन कर पाएँ, ऐसी अपन को कोशिश करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेस्ट पेपर। सी यू इन फर्दर डिस्कशंस। थैंक यू एवरीवन।